नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। भारत के संसदीय इतिहास में एक युग का अंत हो रहा है और दूसरे युग का उदय हो रहा है। मेरे दोनों तरफ नई और पुरानी संसद की तस्वीर आपको दिख रही होगी। पुरानी संसद जहां आज अंतिम बार चर्चा हुई और जब यह चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी खुले दिल से हर दौर के गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने भरे सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की तो पूरा सदन बीजेपी की सांसदों की तालियों के साथ गूंज उठा। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर दौर का खुलकर गुणगान हुआ। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि रोने धोने के मौके तो मिलते रहेंगे, लेकिन यह वक्त देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करने का है। तो सवाल है कि क्या वाकई नई संसद के पहले सत्र में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? क्योंकि मोदी सरकार कड़े बड़े और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। जो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्र विशेष, बड़ा संदेश। क्या संसद में कुछ बड़ा होने वाला है? इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी क्या है आपको मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पर बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है आज कैबिनेट में इस पूरे फैसले पर मोहर रख सकती है और इसकी चर्चा कई राउंड की हो चुकी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा मिलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुलाकात होती है, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों की मुलाकात होती है, फिर जेपी नड्डा और मंत्रियों की मुलाकात होती है, फिर उस बैठक में अमित शाह भी पहुंच जाते हैं। तो बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ लोगों के अंदेशा और अंदाजा यह है कि इससे भी बड़ा होगा। क्या कुछ और भी बड़ा होने वाला है देश के अंदर? यह देखने वाली बात होगी। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और इस बड़ी खबर पर निरंतर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको आर पार में बताएंगे क्या बड़ा हो सकता है। पहले रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा। 75 सालों का बुलंद इतिहास संजोए देश की पुरानी संसद में आज आखिरी चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने भी पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सबके योगदान को याद किया। इसी सदन में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। अटल जी के उस ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया गया जिसकी चर्चा दशकों से हो रही है और सदियों तक होगी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन संसद में आज विपक्ष ने खुलकर सियासत भी की। हमारे मनमोहन सिंह जी जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थे, फर्क यही है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है।
लेकिन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी विपक्ष को संदेश भी दे गए और देश को ये संकेत भी दे दिया कि संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। We are waiting the hidden agendas. आजादी के बाद कि सबसे ज्यादा रोने धोने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो हर आदमी कहेगा नरेंद्र मोदी जी। फेसबुक के ऑफिस में गए अमेरिका में, वहां रो दिया। उन्होंने शायद अपने लिए बात कही है। बड़ी चर्चा इस बात की भी है कि सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है और आज ही राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल की घोषणा हुई, जिसमें 50% महिलाएं हैं। Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism. 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go ahead. तो क्या वाकई नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्र विशेष, बड़ा संदेश। तो ये सत्र बड़ा विशेष है और कौन सा बिल पेश करेगी सरकार, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का संपूर्ण विश्लेषण देख लेते हैं। आइए, पहला संदेश, पीएम मोदी ने सकारात्मक संवाद की पहल करी है, यानी एक पॉजिटिव संवाद की पहल करी है, जिसमें पंडित नेहरू का भी जिक्र है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र है। दूसरा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रोने धोने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। रोने धोने से मतलब है हमेशा कहते रहना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सरकार को ये भी करना चाहिए, सरकार को वो भी करना चाहिए, ईडी, सीबीआई, इस सब के लिए बड़ा वक्त होगा। लेकिन यह अमृतकाल का वक्त है और इस अमृतकाल के अंदर कुछ बड़ा देश को देना चाहिए, देशवासियों को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने यह कहा। तीसरा संदेश, पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, हर दौर की गौरव गाथा को प्रधानमंत्री मोदी ने उसका गुणगान किया। ये एक रियल स्टेटसमैनशिप दिखाई नरेंद्र मोदी ने। अभूतपूर्व भाषण था आज प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं, जिसके अंदर पॉजिटिविटी से वो लैस था। उसमें हर दल की तारीफ थी, यानी हर प्रधानमंत्री की तारीफ थी, हर प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ थी और कहा हर प्रधानमंत्री ने अपने युग में बड़ा योगदान दिया। शायद ऐसी घटनाएं हमें राजनीति में कम सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन आज वो ऐतिहासिक दिन था। बढ़ता हूं मैं आगे, चौथा संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने 75 साल के इतिहास के साथ भविष्य में एक बड़े फैसले का इशारा किया। यहां सारी चीजें आके रुक जाती हैं। वो बड़ा फैसला क्या है, वो बड़ा क्या होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष भी इस समय कई तरह के सवाल पूछ रहा है। सस्पेंस क्या है, वो आपके मन में भी वो सस्पेंस होगा, लेकिन सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा जब आज आप आर पार देखिएगा। तो बड़ा सवाल क्या है, क्या नई संसद के पहले सत्र में कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वारिस पठान, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है TMC के। मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ऐतिहासिक ऐसा क्या होने वाला है कि प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत पड़ी रोने धोने का वक्त बहुत मिलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने समय समय पर देश के हित के लिए, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हित के लिए, अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक और राजनीतिक व्यवस्था से लेकर संवैधानिक व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो मेरे विचार से हमें भी उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय के अंदर जो भी होगा, चूंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो कैबिनेट के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को इस विषय में नहीं पता होना चाहिए। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो मुझे इसका उत्तर देना अनाधिकार चेष्टा होगी। मुझे लगता है कैबिनेट की ब्रीफिंग का इंतजार करना चाहिए
और ऑन द लाइटर नोट मैं कह सकता हूं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी, लेकिन आप कह रहे हैं इंतजार का तो मजा लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला रोने धोने का वक्त बहुत मिलेगा। इसका मतलब क्या है? लेकिन यह वक्त देश को उमंग से भरने वाला है। मतलब ऐसा कौन सा फैसला लेने वाले हैं जिससे विपक्ष रोएगा धोएगा? नहीं, उसका भाव यह भी हो सकता है कि हम कोई भी फैसला लेंगे जी तो विपक्ष रोने धोने का ही काम करेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब किसान बिल हम लाए तो संसद इसलिए इंस्टॉल कर दी गई कि नहीं साहब डिस्कशन चाहिए, बगैर ये डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, संसद में डिस्कशन करिए। तो कोई बात नहीं। फिर जब लागू हो गए बिल तो कहते नहीं वापस लीजिए। हम लोगों ने कहा डिस्कशन करेंगे। ना ना ना, डिस्कशन नहीं चाहिए, बगैर डिस्कशन वापस लीजिए। कोई बात नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए तो संसद इसलिए इंस्टॉल की गई कि भाई डिस्कशन क्यों नहीं कराया गया। अरे भाई, आप संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे थे कि चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब सीधे वापस ले दिया तो इसलिए बवाल हो रहा था कि चर्चा क्यों नहीं ली। मतलब आप ही अपनी बात के ऊपर नहीं रहते। तो मेरा मानना है कि भाई इस समय विपक्ष की मना स्थिति यह है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो निर्णय कुछ भी आए, अंततः वही होना है कि सदन के अंदर व्यवधान या बाहर आकर एक जिसे कहते हैं रुदाली वाला कार्य करने की दिखाई पड़े विपक्ष। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कोई भी अच्छी से अच्छी बात हो तो भी इनके दिमाग पे निगेटिविटी आती है, और किसी भी प्रकार की बात हो तो आज तक हर निर्णय। अच्छा, एक निर्णय बता दीजिए, सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, आज तक एक निर्णय बताइए जिसका विपक्ष ने स्वागत तो छोड़िए, जिस पर विपक्ष शांत भी रहा हो। जी, कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस समय हो रही है और वारिस पठान रोने धोने का वक्त अभी और मिलेगा, लेकिन यह वक्त देश में उमंग भरने का है। प्रधानमंत्री के इस कथन को आप कैसे लेते हैं? और इस समय हमारे पास विजुअल्स भी आ गए हैं। कैबिनेट की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस समय चल रही है। चंद मिनटों बाद जब यह मीटिंग समाप्त होगी पता लगेगा क्या बड़ा होने वाला है। वारिस पठान। जी अमीश भाई, देखिए, देश का सदन, पार्लियामेंट, हम उसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। पूरे देश के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वो पे जाते हैं, लोगों की बात रखते हैं, वहां पर सही गलत इंसाफ होता है, फैसला होता है, वहां पर फैसले की जगह है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 महीने पहले अनाउंस किया 18 तारीख से 20 तारीख तक स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का। किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा, उसमें 0 आवर नहीं होगा। एजेंडा सुधांशु त्रिवेदी को भी नहीं मालूम है, वो कुछ वहां के राज्यसभा के एमपी है, दूसरा किसी को नहीं पता है। 2 दिन बाद पता चलता है सोर्सेस के थ्रू कि वहां पर 1 नेशन 1 पोल की बात होगी। वो 2 दिन डिबेट चलता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि वहां पर एक अलग अभी यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हैं। फिर पता चलता है इंडिया से भारत किया जाएगा, इन सोर्सेस। और आज पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है पता नहीं है किसी को भी अब तक। अब बात नंबर 2, अमीश भाई, प्रधानमंत्री ने 50 मिनट से ज्यादा का आज भाषण दिया। 52 मिनट, 52 मिनट, 1970-75 से लेके अब 52 मिनट 75 तक सारी बातें बता दी। प्रधानमंत्री जी, पुलवामा हुआ था, आपने लाल आंख दिखा दी, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर दी, सब कर दिया। 4 दिन पहले आनंदनाग रजौरी में हमारे बहादुर सिपाही का कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 3 बहादुर सिपाहियों को शहीद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, 30 सेकंड अगर आप निकाल कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे देते या कंडेमनेशन कर देते तो आपका क्या जाता, बहुत बड़ी बात हो जाती प्रधानमंत्री जी। मगर नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप रोने धोने वाली यही सब बातें वहां पर बैठ के करने वाले हो। प्रधानमंत्री जी, हम पहले से बोल रहे थे आपको कि 1-2 दिन का सदन रखिए। देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। चाइना घुसता आ रहा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती पे। चाइना ने कब्जा कर लिया है। सुधांशु जवाब उसके लिए चर्चा होनी चाहिए कि क्या स्टेप लेंगे उनको निकालने के लिए। इट्स अ बिग फेस ऑफ बिटवीन ऑपोजिशन एंड बीजेपी। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु, देन जॉर्ज कुरियन विल कम भाई, फायदा क्या? जी सुधांशु। देखिए, ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई है ना तो इसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सीधे पनिशमेंट दिया है जनाब। जो हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुई, और आपने रोने धोने की बात कही तो आप तो पाकिस्तान को रोने के मुकाम पे पहुंचा दिया है। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए रोने के हालात क्या होंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में आते हैं और ये पाकिस्तान का सबसे हम सफर, हम नियाला, हम पियाला, हम राज, और उसके गिड़गिड़ाने पर भी 1 घंटे के लिए वहां नहीं जाते हैं। इससे ज्यादा कोई चीज हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सही कहा, आपको बड़ी से बड़ी चीज में भी कोई ना कोई रोने की चीज नजर आएगी। आपने कहा हमने उस पे कार्रवाई करके भी रुलाया और डिप्लोमेसी में भी रुलाया। आज उसे पैसे की दरकार है और उसका सबसे बड़ा दानदाता भी उससे मिलने को तैयार नहीं है और हमसे बिजनेस डील करने को तैयार है। बताइए, यूएई हमारे साथ कॉरिडोर बनाने को तैयार है मिडिल ईस्ट और यूरोप से, और पाकिस्तान को फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं। उसके बाद आपको नजर आता है कि हम पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूंगा जनाब चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। जी मैं वारिस पठान आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं जी मेरे एक ही जवाब देना चाहता हूं। 10 सेकंड में सुधांशु जी को जवाब दूंगा। सुधांशु जी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि प्रधानमंत्री को दुनिया भर के मुसलमानों से प्रेम होता है, हमारे देश के मुसलमानों के प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को हर दिन मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी JSR के नाम पे मार दिया जाता है, मगर प्रधानमंत्री उनको सजा देने के अंदर विफल रहे। मॉब लिंचिंग के कानून में कायदा नहीं बनाते सत्र में तो रोना धोना बंद कर सकते हैं। वारिस पठान, अब तो एक नई उमंग, एक अरे भाई रोना धोना, अरे अमीश भाई कौन रोता है कौन धोता है? प्रधानमंत्री रात दिन बोलते रहते हैं, इनको तकलीफ है, एक चाय वाला यहां तक कैसे पहुंच गया। तो दीवार पिक्चर अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुन सुन के थक गए। एक कुली इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया? डायलॉग बाजी का टाइम खत्म हो गया। सुधांशु जी, पार्लियामेंट ने कुछ अच्छे फैसले दिए तो कुछ ऐसे भी फैसले दिए जिससे हमारा दिल आहत है। आज भी 6 दिसंबर हो गया था, तब क्या हुआ था? कुछ नहीं। डायलॉग बाजी। तो रवि बाबू आपका रुख देखिए, रहमान साहब की बात की, सालार की बात की, सबको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सुधांशु, दीवार का डायलॉग है, एक कुली यहाँ से बिल्डर बन गया, आज मेरे जेब में 3 रुपया नहीं, मैं 3 लाख का सौदा करने आ गया। आप मुझे लगता है वारिस पठान, ऑन अ लाइटर नोट, वारिस पठान, अगर आप नेता नहीं होते तो आज बड़े फिल्म स्टार होते आप। मेरे आजू बाजू में सब वही रहते हैं ना अमीश भाई, मैं जहाँ रहता हूँ में सब मेरी बिल्डिंग में आजू बाजू सब यही है। इनसे भारी डायलॉग में मार सकता हूं, मगर क्या मारे? सुधांशु भाई विद्वान आदमी है। सुधांशु त्रिवेदी अगर नेता नहीं होते तो मोटिवेशनल स्पीकर होते, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए मान्यवर, हमने डायलॉग की बात नहीं की है, हमने तो कार्रवाई की बात की है, और कार्रवाई हमने सटीक की है, सबके लिए की है। और आपने कहा कि मुसलमानों के लिए मन में कोई बात थी, तो मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं, देश की जो योजनाएं उसमें 70% मुस्लिमों को कोई ना कोई वो मिला है। और जो आपने कहा मार दिए जाते थे, उसमें आज अयूब पंडित, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को भूल गए, लेफ्टिनेंट फैयाज को भूल गए, भारत की सेना के जवान औरंगजेब को भूल गए। ये किसके दौरे हुकूमत में मारे जाते थे लोग? इसलिए आप ये भी तो याद करिए अब कितना वक्त में बदलाव आया है। जिस जगह पे वो लोग मारे जाते थे वहां G20 की समिट हुई है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। तो इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे ही जमाने में, और एक बात कह दूं वारिस पठान साहब, आपकी पार्टी का नाम तो MIM है ना, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जकात, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जकात कहां के मुस्लिम देते हैं? गुजरात के देते हैं ना, जहां 28 साल से मुसलसल हमारा शासन, और जहां एक दिन हमारा शासन नहीं है। बंगाल, वहां क्या हालत है, खाने के लाले, बिहार खाने के लाले, और आपके हैदराबाद में बच्चियां जो है शेखों को बेच दी जा रही हैं। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, हकीकत है, पर्दा उठाओ तो देखो कि समाज की हर वर्ग। जॉर्ज कुरियन, ठीक है, जॉर्ज कुरियन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके जॉर्ज कुरियन, माय स्ट्रेट पॉइंट। जॉर्ज कुरियन, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला कि एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए, सकारात्मक संवाद की पहल करनी चाहिए, और संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, विपक्ष क्यों परेशान है? सत्र से परेशान है, नई संसद से परेशान है। ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको कैबिनेट मीटिंग की दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें संसद भवन में चल रही हैं, कैबिनेट मीटिंग, उसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग है। जॉर्ज, नमस्ते अमीश जी, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का। सभी आपके दर्शकों को नमस्ते, और मेरे पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं कह दूं, मैंने संसदीय लोकतंत्र के 75वें वर्ष के अवसर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना, और बहुत गौर से सुना मैंने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अच्छे भाषण
दिया है और उन सभी को याद किया है जिन्होंने 75वें वर्ष में भारतीय लोकतंत्र की इस यात्रा में यादगार बनाया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों संसदों ने एक बड़ा ऐतिहासिक और ढेर सारी यादें जुड़े हैं इसमें, और विपक्ष को अभी भी सत्तारूढ़ सरकार के उस एजेंडा के अंदाजा नहीं है जिसके लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें 0 आवर नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। तो इसमें एक संदेह जाता है कि क्या उद्देश्य है और क्या एजेंडा है भारतीय। आप लोगों को शक क्यों है, संदेह क्यों है जॉर्ज? देखिए, कांग्रेस पार्टी के ओर से मैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता हूं राष्ट्रीय हित में। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक इस पे एक पहल करेगी और जो भी आने वाले सत्र में जो भी बिल्स आएंगे उसमें एक सकारात्मक उनका एक पक्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक के वुमेन रिजर्वेशन बिल का है, कांग्रेस पार्टी भी उस पर पूरी तरह से सहमति जताने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन संदेह जो बात है, रवि मैं आपके पास आता हूं। रवि जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बात जॉर्ज कुरियन ने बोली, संदेह जाता है कि अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार ने तो 2 दिन का एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी में क्लियर कर ही दिया है। देखिए अमीश, 1-2 लाइनें हैं। कल तक जो शख्स यहां तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो ये चीज जो है ना, जो आज प्रधानमंत्री ने बोला अपने भाषण में, एक सरकास्टिक उन्होंने एक बात कह दी कि रोते धोने के लिए बहुत समय मिलेगा, छोड़ दीजिए। देखिए, रो तो आज पूरा देश रहा है। रो क्यों रहा है? किस बेरोजगारी की वजह से रो रहा है? 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, इसलिए रो रहा है। देश के अंदर आज आग लगी हुई है। मणिपुर में महिलाओं के साथ में क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। नूह में क्या हुआ, आज कैसे लोगों को मारा गया और कैसे जातीय दंगे हुए, सबको मालूम है। कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले किस तरह से हिजाब, हलाल, मंदिर, मस्जिद के झगड़े खड़े किए गए, सबको मालूम है। पंडित नेहरू के बारे में इन्हीं महोदय जो सुधांशु त्रिवेदी जी आदरणीय राज्यसभा सांसद बैठे हुए हैं, किस तरह के बयान आदरणीय नेहरू जी के बारे में दिए गए हैं, जिनके सामने आज प्रधानमंत्री सर झुका रहे थे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है। सरकार के ऊपर विपक्ष को भरोसा नहीं है, इसलिए ये संदेह की बात हर समय खड़ी होती है कि सरकार क्या कर देगी। लेकिन आज तो पंडित नेहरू की तारीफ भी करी प्रधानमंत्री मोदी ने, और वो जनता के रोने की नहीं, वो विपक्ष के रोने धोने की बात कर रहे थे। नहीं, विपक्ष भी तो देश है। 63% लोग तो विपक्ष के जो हैं वो इस देश की आबादी है। वो क्या अलग से आते हैं कहीं से? जो भाजपा को वोट देते हैं, क्या वही देश है? देश ये भी तो है। देश क्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही, लोगों के दिल में किस तरह के डर पैदा है, किस तरह के अप्रीहेंशंस हैं। क्या जाता था कि एजेंडा डिस्कस करते, अरे भाई, क्या जाता था? लोगों के मन में डर है। बिल है, उस बिल के सब पक्ष में है, कर दीजिए, बड़ा अच्छा विषय है। ठीक है, जॉर्ज कुरियन ने बोला कांग्रेस भी पक्ष में है, रवि श्रीवास्तव बोल रहा है विपक्ष भी पक्ष के अंदर है, लेकिन डिस्क्लोज करने में क्या जाता था? एक एप्रीहेंशन क्यों बना रखा है, एक सरप्राइज एलिमेंट क्यों कर रखा है? सुधांशु त्रिवेदी, ये एक ऑपोजिशन का वैलिड पॉइंट है, आंसर दैट। तय हो रहा है, मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने कब कोट किया, मैंने कब पंडित नेहरू के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही है। अगर मैंने कोई नॉन फैक्चुअल बात कही हो तो ये मुझे बता दे, तो मैं उस बात के ऊपर पुनर्विचार करने को तैयार हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरप्राइज एलिमेंट की कोई बात नहीं है। देखिए, एक व्यवस्था होती है, संसद का सत्र का नोटिफिकेशन होता है, उससे 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती है, वो हुई। 1 दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है, वो हुई। अब यदि कोई भी बिल आना होता है तो व्यवस्था यह होती है कि कैबिनेट की बैठक होती है, वो हो रही है। उसके बाद जो बिल होता है वो संसद के पास आता है। इसमें कौन सी बात है जो आपको लग रहा है कि बड़ा सरप्राइज है? हां, सरप्राइज तो वो होता है अमीश जी कि 2004 में जब हम 8 सीटों से चूक गए थे तो सोनिया गांधी जी ने सभी दलों से अपने नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन का पत्र लिया और प्रधानमंत्री पद का दावा करते हुए राष्ट्रपति भवन गई, और लौट के आते आते सरप्राइज एलिमेंट होता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता होगा, ऐसे ही 1991 में सरप्राइज एलिमेंट होता है, अचानक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1984 में सरप्राइज एलिमेंट होता है
और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और सरप्राइज एलिमेंट होता है कि इंदिरा गांधी जी गूंगी गुड़िया होते हुए प्रधानमंत्री बन जाती हैं, और सरप्राइज एलिमेंट 1946 में था कि सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां पटेल जी के साथ थी, और सरप्राइज एलिमेंट होता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो आपको अपने अनुभव में लगता होगा कि व्यवस्था को धता बता के सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। हमारे यहां जो भी होता है व्यवस्था के तहत ही होता है। रवि श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड 40 सेकंड मैं दूंगा आपको, वारिस पठान मौका दूंगा। रवि श्रीवास्तव 40 सेकंड, शाह 40 सेकंड। देखिए, संसद के चलने के कुछ नियम होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या नियम नहीं फॉलो करेगा रवि जी? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, विपक्ष से पहले चर्चा की जाती है, ना कि रातों रात फैसले किए जाते हो। देश क्यों रोता है? देश रोता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 145 लोग मर गए, लोग लाइनों में लग करके लोगों की जिंदगी खराब हो गई, बिजनेस खत्म हो गए। जीएसटी लाए गए जिसके बारे में कहा गया एक देश एक टैक्स रहेगा, वहां एक देश और 60 टैक्स हो गए। तो ये किस तरीके के, कोविड के बारे में आपने विदेशों के अखबारों में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान में 45 लाख लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। काला बिल, जो किसानों का बिल लाया गया, वो किस तरह से लाया गया? ये इस तरह के फैसले संसद में किए जाते हैं जिनकी वजह से विपक्ष को प्रधानमंत्री और देश की सरकार पे विश्वास नहीं होता कि ये क्या कर देंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई 30 सेकेंड्स, देन जॉर्ज कुरियन। ये पता नहीं कौन से बिल की बात कर रहे हैं। क्या किसान बिल व्यवस्था के तहत ही नहीं आए थे? मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी जहां रवि जी वहां तो तथाकथित 750 लोगों ने जान से हाथ धो दिया अपने किसानों ने। अरे रवि जी, भाई साहब 1 साल तक बैठे रहे वो, और बाद में वो हम समझा नहीं पाए जनता को और बिल वापस हो गया। चलिए अब आप तो समझ जाइए रवि जी थोड़ा, ये क्या संदेश देते हैं आप देश को? तो आप बोल चुके थे भाई, अब अपने टर्न पे बोलिए। मान्यवर बोलिए। आपने कहा 750 लोगों की जान चली गई, तो वो लोग यहां बैठे थे दिल्ली में और ज्यादातर पंजाब के थे, तो जरा बता तो दीजिए दिल्ली की सरकार हिंदुस्तानी थे ना, इंडियन तो थे, होगा ना मृत्यु योग दिखा दीजिए 750 कौन से लोग थे? कहीं के दिल्ली के इंडियन तो थे, भारतीय थे। 1 मिनट रवि जी, बार बार आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत बात है। आप क्या जवाब दे रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब के थे, और दिल्ली और पंजाब दोनों जगह एक ही सरकार है। 1 सेकंड रवि जी निवेदन को स्वीकार करिए, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे एक एक करके। जॉर्ज कुरियन भी वेट कर रहे हैं। सुधांशु, मेक योर पॉइंट। हाँ, बस में जल्दी। और दूसरा, केरल से जहां राहुल गांधी जी सांसद है, वहां तो तथाकथित काला कानून लागू है, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, मगर उसको लेके कोई हल्ला नहीं होता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमने जो किया है व्यवस्था के अनुसार किया है। हमने वो काम नहीं किया कि 35A एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो संसद में कभी आया ही नहीं। वाह, पिछले दरवाजे से प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो गया, ये हमने नहीं किया। मान्यवर, देश की पहली सरकार डिसमिस हुई 1951 में, कांग्रेस ने अपनी पंजाब की सरकार डिसमिस की, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसमिस की, मगर बगैर चुनी हुई सरकार ने, बगैर चुनाव हुए केंद्र की सरकार ने डिसमिस कर दिया। 1980 में आपने सत्ता में आने के बाद विपक्ष की सारी सरकारें इसलिए बर्खास्त कर दी कि अब हम केंद्र में सत्ता में है तो विपक्ष को राज्यों में शासन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मान्यवर, किसने क्या किया है जब बोलिए, थोड़ा विचार करके बोलिए। जॉर्ज कुरियन लंबी फहरिस्त गिना सकता। जॉर्ज कुरियन, ऑपोजिशन को ट्रस्ट क्यों नहीं है, भरोसा क्यों नहीं है कि सरकार क्या करेगी? पॉइंट नंबर 1। और आपको यह भरोसा क्यों है कि जो भी फैसला होगा वो चुनाव जीतने को लेकर होगा, जनता को भ्रमित करने के लिए होगा? ये पहले से ही लाइन बोली जा रही है। ऐसा क्या लग रहा है आपको हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? अमिश जी, मैं सुधांशु जी को बहुत आदर करता हूं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वो बात को घुमा फिरा के पेश करने में बहुत माहिर है। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी, और विपक्ष काफी काबिल है कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में और उस पे अपना पक्ष रखने में विपक्ष काफी सकारात्मक तरीके से काबिल है। मैं ये चाह रहा हूं कि एक 9th आवर पे बीजेपी और गवर्नमेंट जो है कुछ बातें छुपा रही है। आने वाले समय में तो पता ही चले जाएगा, क्योंकि 5 दिन का ये स्पेशल सेशन बुला गया है।
जिसमें ना 0R है, ना क्वेश्चन आर है, ना प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो ऐसा क्या है विपक्ष जो बताना नहीं चाह रहा है, और आने वाले समय में ये देश को पता ही चल जाएगा इस बारे में। काफी सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सदन में क्या बड़ा होने वाला है, ब्रेक के बाद हम आपको खबर बताएंगे। देखते रहिए आर पार। आज हम ढूंढ कराया जा सके। ऑलरेडी 4 बिल तो लिस्टेड है। कितना सर? 4 बिल तो लिस्टेड है, और उसके साथ ही साथ जो ऑलरेडी लिस्टेड है, बीएससी में अप्रूवल का पेंडिंग है, वो भी 2-3 बिल है। सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्रियों को नए संसद भवन में कमरों का बंटवारा किया जा चुका है। जिन मंत्रियों को कमरे मिले हैं उनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि नई संसद में 19 सितंबर को संसद का सत्र चलेगा और 20 सितंबर से नियमित सरकारी कामकाज होगा। First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद का विशेष सत्र आज से 22 सितंबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम ने इसे नए भारत का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी करार दिया था। पीएम ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा था और इसे सिर्फ भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया था। नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है, और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार और विपक्ष की सोच मेल खाती हुई नजर नहीं आई। दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की गुहार लगाई, जिस पर सरकार ने वक्त आने पर इसे संबंधित विधेयक लाने की बात कही। आज से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार कई बिलों पर समर्थन हासिल करने की कोशिश में रहेगी। उन्हीं में एक है महिला आरक्षण विधेयक। कल मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ये बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत की। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी भी सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करती है। मैंने हमारी पार्टी एनसीपी अजित पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित
महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता अनिल हेगड़े ने भी महिला आरक्षण बिल को लाने का समर्थन किया। सारे पार्टियों ने एक मत होकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों हाउस में पास करने के बारे में मांग की। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वक्त आने पर इस पर फैसला जरूर होगा। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। विशेष सत्र में सरकार 8 बिल लाने की तैयारी में। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए मंगलवार को आमंत्रित किया गया है। ग्रुप फोटो के लिए सुबह 9:30 का वक्त तय किया गया है। संसद की कार्यवाही मंगलवार से संसद की नई इमारत में होनी है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में आखिर वो कौन कौन से बिल शामिल हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिल जिसके लिए कहा जा रहा है अधिवक्ता संशोधन बिल 2023, जिस पर चर्चा की जाएगी। दूसरा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण बिल 2023। तीसरा बिल डाकघर विधेयक 2023। दरअसल ये वो बिल है जिन पर कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पर भी चर्चा जो है वो पूरी तरह से संभव है, लेकिन जब सत्र की शुरुआत होगी तब पता चलेगा कि आखिर वो कौन कौन से बिल होंगे जिन पर इस सत्र में चर्चा होगी। तो संसद के विशेष सत्र के दौरान आज सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा आजादी के 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर थीम होगी। साथ ही आजादी से अब तक की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर सांसद अपने विचार रखेंगे। लोकसभा में पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता बोलेंगे और फिर सरकार की तरफ से पहले वक्ता बीजेपी सदस्य दल के मुख्य सचेतक राकेश सिंह होंगे। बताया जा रहा है कि चर्चा शाम 6 बजे तक चलेगी और इस चर्चा में पीएम मोदी भी लोकसभा में बोलेंगे। संसद के विशेष सत्र पर हर किसी की नजर टिकी है। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा और वो कौन से फैसले हैं जो इस विशेष सत्र में लिए जाएंगे। तो इस सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इकतीस अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक के लिए मोदी सरकार ने सभी दलों के सामने पूरे प्लान को रखा। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयक पारित करने वाली है। इन 4 में 2 बिल ऐसे हैं जो मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बाधा पार कर चुके हैं और अब लोकसभा में पेंडिंग है। वहीं 2 विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में पेश तो कर दिया था, लेकिन ये मॉनसून सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा में फिलहाल पेंडिंग है। मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इस बार विशेष सत्र में इस बिल को एजेंडे में शामिल किया गया। इस बिल में सरकार को कानून की पढ़ाई और प्रशासन में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार का प्रावधान है। साथ ही आजादी के पहले के अधिनियमों और अप्रचलित कानून खत्म कर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का भी प्रावधान है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 या द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 का उद्देश्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद डिजिटल मीडिया भी निगरानी के दायरे में आ जाएगा। इस बिल को मॉनसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। अगला है डाकघर विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका।
ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। विधेयक पास होने के बाद डाकघर के पास विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों के पास इमरजेंसी कंडीशन में शिपमेंट खोलने और रोकने का अधिकार भी होगा। अगला है नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। और इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सीधा उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। वो बड़ी खबर यह है कि नई संसद पर यह बहुत बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और पीछे सारे सांसद कई नई संसद तक पैदल मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री के हाथ में संविधान होगा, यानी संविधान की किताब होगी। सभी सांसद प्रधानमंत्री के पीछे चलेंगे, मंत्री चलेंगे, कैबिनेट चलेगी। यह इस समय की बड़ी खबर है। यानी प्रधानमंत्री मोदी पुरानी संसद से नई संसद पैदल चल के जाएंगे, संविधान हाथ में लेकर, और सारे सांसद उन्हें फॉलो करेंगे। यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। ऐतिहासिक दिन होगा कल का, ऐतिहासिक दिन होगा कल का, जब नई संसद में देश का शासन और विपक्ष दोनों जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पैदल जाएंगे संविधान को हाथ में लेकर, और सारे सभी सांसद, लगभग सभी सांसद, मंत्रीगण उनके साथ होंगे। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है, मेरे साथ रवि है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। वारिस पठान, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर है, चल के जाएंगे सारे सांसद और साथ ही साथ मंत्रीगण साथ में होंगे। क्या असद ओवैसी साहब भी साथ चलेंगे? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपके सूत्रों की खबर को नहीं मानता जब तक बीजेपी या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट न आए, क्योंकि हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही थी, 1 नेशन 1 पोल की अनाउंसमेंट होने वाला है। सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही थी कि इंडिया का नाम भारत होने वाला है। ये तो सारी सूत्रों के हवाले से आज भी एक खबर आ रही है। अब तो पता चल रहा है दूसरे चैनल के ऊपर के एक बहुत बड़ा धमाका प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अरे धमाका एकदम नहीं, सस्पेंस कुछ खुलने वाला है, होगा, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। धमाका बड़ा ना मैं तो बोल रहा हूँ सुधांशु त्रिवेदी बैठे, अरे फैसले तो लेने का टाइम आ चुका है ना, पब्लिक ले लेगी फैसला 24 में, टाटा बाय बाय कर देगी, उसकी फिक्र नहीं है अपने को। अभी सुधांशु त्रिवेदी बैठे राज्यसभा के नरेंद्र मोदी कुछ करता ही नहीं है, बीजेपी की सरकार कुछ कर ही नहीं रही, तो विपक्ष को क्यों लग रहा है कि जो कुछ करेंगे वोटों के लिए करेंगे? जितना भी बड़ा होगा उतने बड़े वोटों के लिए। वही देखा जा रहा है ना। आज सुधांशु त्रिवेदी देखो, ये राज्यसभा मेंबर है, इनको पूछो कल का एजेंडा मालूम है क्या इनको? चलिए बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, इनको 24 घंटे पहले मेंबर को पता नहीं है कि कल का एजेंडा क्या है मेरा पार्लियामेंट के अंदर, कल मैं जाके क्या करने वाला हूं, क्योंकि ना जीरो आवर है ना क्वेश्चन आवर है, कुछ होने वाला, इनको पता नहीं क्या करेंगे। सुधांशु चलने वाले कैंडल लेके जी, फिर फोटो निकालने वाले 22 तारीख को मैं सुना कि सबके सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस समय रिकॉर्ड व्यूअरशिप है आर पार की। तो मैं व्यूअर्स बता दूं आपको, डिजिटल पे हमें रिकॉर्ड व्यूज मिल रहे हैं लगातार। ओके सुधांशु, मेमोरी के लिए निकलता है, मेमोरी, क्योंकि ओके रिस्पॉन्ड, इंडियाज मोस्ट वॉच्ड डिबेट शो, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम मेमोरी बनेगा। सुधांशु त्रिवेदी, रिस्पॉन्ड टू दिस। सुनिए वारिस पठान साहब, तो बहुत स्पष्ट है ना, कल नई संसद में जाना है, एजेंडा तो सबको पता है। इसमें आप कौन सा कह रहे हैं कि एजेंडा किसी को पता नहीं है? वहां पे? और ये आज से नहीं, पहले से घोषित है कि पहला दिन पुरानी संसद में होगा, स्वतंत्रता के 75 वर्ष होंगे। कल संसद में जाकर सब लोग, और मॉर्निंग में हम सारे सांसदों को जाना है, एक ग्रुप फोटो होगी पुरानी संसद में, उसके बाद लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा, वो कल जाके संसद में जाएंगे। इसमें कौन सा एजेंडा की आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं पता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या करेंगे? ये अनूठी बात है, जाने के लिए बनाया संसद, या ऐसा नहीं होने वाला है? जाने के लिए बनाए, वहां जाएंगे, चाय पानी पियेंगे, आ जाएंगे। कल अगर नई संसद में पहला एक दिन संसद चलता है ना, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का मेरा पैसा जाता है, टैक्स पेयर मनी है वो। संसद में जो काम तमाम कर रहे हैं वो कह रहे हैं काम चाहिए, जाएंगे। पिछले 4 सत्रों से संसद का पूरा काम तमाम किया गया है। हर मुद्दे के ऊपर आकर टेबल के ऊपर खड़े होकर नृत्य करना, माइक फेंकना, यहां तक कि चेयर के ऊपर किताबें फेंकना, ये सब काम किया है संसद में।
जनाब, इसलिए आप इस विषय के ऊपर आप लोग ना बोले तो ज्यादा बेटर है। इवन राज्यसभा में भी वो सीन क्रिएट हुए जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसलिए विपक्ष ने काम नहीं किया है, काम तमाम किया है, और संसदीय मर्यादा का भी काम तमाम किया है। इसीलिए मैंने कहा था अभी वो संविधान को लेकर अरे भाई, अगर मान लीजिए अच्छा वारिस संविधान तो हमारे दिल में बसता है। वारिस पठान, हियर मी आउट, माय हम्बल सबमिशन, एक एक करके सुधांशु जी रिप्लाई, देन यू मेक योर पॉइंट। आप कोट एंड कोट वारिस पठान धमाका क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए मैं भी आपके ही डिबेट शो पे बैठा हूं। जब आपने ये खबर की तो मुझे अभी तक अपने कोई निजी सोर्स से कंफर्म करने की भी छूट नहीं है, वो आपके शो के बाद कर पाऊंगा। पर अभी मैं बोलता हूं, यदि आपकी बात सही है तो बिल्कुल सही बात है कि भाई संविधान ही तो आत्मा है। जैसे एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं तो देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति को ले जाके स्थापित करते हैं। कैसे ले जाना चाहिए? ससम्मान ले जाना चाहिए। किसको ले जाना चाहिए? जिसके इस समय सत्ता के संचालन के सूत्र जिसके हाथ में, उसी को ले जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आप किसी ऑफिसर से या कर्मचारी से कहेंगे इसको उठा के ले जाके वहां रख दो। यह असम्मान होता है। अगर इस ढंग से ले जा रहे हैं तो यह सम्मान है। और यह एक प्रकार से पुरानी संसद से जो जिसकी फाउंडेशन ड्यूक ऑफ कनॉट ने की थी, जिसका उद्घाटन इरविन ने किया था, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, स्वतंत्रता के बाद संसद नामकरण हुआ, वहां से स्वतंत्र भारत के अमृत काल की संसद में वह जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने के समान होगा। जी, प्राण प्रतिष्ठा करने के समान है। जैसे मंदिर के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की बात अच्छी नहीं लगती। जो लोग रात दिन संविधान का कत्ल करते हैं वो संविधान की रक्षा करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस संविधान के अंदर उसको आप नहीं मानते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप नहीं मानते, आर्टिकल ने जो हमको इजाजत दिया है सारी तो आप चीज खत्म कर देते हो। आप संविधान की कदर करो। अरे वो संविधान को बचाने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। उस संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हराना है, लेकिन संविधान से ज्यादा खुद को बचाना है। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है। संविधान से ज्यादा खुद को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कांग्रेस को गांधी परिवार को बचाना है, डीएमके को स्टालिन परिवार को बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, समाजवादी पार्टी को यादव परिवार को बचाना है, लालू यादव एंड सन्स को बचाना है। हम सवाल तो ये खड़े होते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं हम। ओके जी जी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, देन रवि। बचाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। इसी की तो लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी वाले नहीं मानते ना ये तीनों। वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। रवि श्रीवास्तव, ओके सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मान्यवर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आपने तो गाली गलौज की भाषा बोली है मोदी जी के लिए, और उसके बाद भी सब लोग जलवाए जलाल से हैं। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं मान्यवर? मौत की प्रकार, मौत का तरीका, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, मर्जा से लेकर बोटी बोटी काट डालूंगा, और आपकी क्या परिभाषा है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जरा मुझे बताइए। इसलिए जब बोलिए तो बहुत सोच समझ के बोलिए। और आपकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या घटिया गंदी बातें कही हिंदू धर्म के लिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, और इसके बावजूद तेलंगाना सरकार की मिलीभगत से आप लोग लेकिन रवि श्रीवास्तव, देखिए एक मेरा निवेदन है, एक एक करके बोले, बहुत देखी जाने वाला कार्यक्रम है, एक एक करके सब अपनी बात को रखे। 50 सेकंड रवि जी आपके पास है। रवि श्रीवास्तव, आप बार बार कहते हैं कि देखिए बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती, बीजेपी ये नहीं करती। अब तो संविधान को लेकर प्रधानमंत्री उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसे संविधान की नई संसद में प्राण प्रतिष्ठा होगी। सवाल बड़ा मूलभूत है, आप भारत की संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी उसी संस्कृति को आधार बनाते हैं। आपका गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ क्या क्या शब्द बोलता है उसको रिपीट करने में भी मुझे बहुत बुरा लगता है। कौन कौन सी बीमारी बोलता है वो मुझे रिपीट करने में बुरा लगता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो कहते हैं संस्कार और संस्कृति दोनों हमारी विरासत है। बताइए कैसे लड़िएगा 2024 में? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। जो आपने कहा कि वो डीएमके ने क्या भाषा इस्तेमाल करी और उसका शब्द भी आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो माननीय मित्रवर बैठे हुए हैं भाजपा के, ये शायद भूल गए कि उसी डीएमके के साथ इनका गठबंधन था और इन्होंने सेंटर के अंदर मंत्री तक बना के डीएमके के रखे हुए थे। आज इनको डीएमके की विचारधारा सनातन धर्म के खिलाफ नजर आ रही है और आज वो इनके लिए बहुत
अछूत हो गए हैं एकदम से। एक जमाने में गले में हाथ डाल के घूमते थे। देखिए, ये सब प्रधानमंत्री के चोचले हैं। उनका हर एक ही उद्देश्य है कि वो हर समय कैमरे पे रहें, हर समय कैमरा उनके चारों तरफ घूमता रहे और वो संविधान लेके चले या मोमबत्ती लेके चले, पुरानी संसद से नई संसद में जाएं या नई संसद से अपने घर जाएं। ये उनको चाहिए कि वो हर समय कैमरा उनके हाथ में रहे, क्या उनके सर पे रहे। दूसरी बात, ये मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस को ये रोज याद दिलाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आज 600 महिलाओं को याद करने वाले प्रधानमंत्री ने इसी संसद में महिला को शूर्पणखा कहा था। ये भूल जाते हैं कि यही प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की विधवा और जर्सी काव और शहजादा और किस किस तरह की अपमानजनक भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो ये भाषण देने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, ये मित्र हर समय कांग्रेस ने ऐसा किया, भाई कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे भाई, कांग्रेस ने ऐसा किया इसीलिए तो जनता ने उनको नकार दिया। तब वो आज नहीं, अब तो आपका गठबंधन, अब आपका गठबंधन कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है। कोई अब तो आपका गठबंधन कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, वो कहला कैमरा की आदत आप लोगों को। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, रवि जी अभी बता रहा हूं, आपने डीएमके की बात कही, तो जब डीएमके हमारे साथ था तो कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए। हमारे तो एजेंडा में राम मंदिर मूवमेंट भी था, पर आप भूल गए मान्यवर, इस देश में गुजराल जी की सरकार किस मुद्दे पे गिरी थी कि अरे सुनिए तो मान्यवर, अरे सुनिए भैया, मैं आपको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अपने टर्न पे बोलिए। अनफेयर है रवि जी, अपने टर्न पे बोलिए, फिर आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा दूसरे के में। अब मेरी बात पूरी सुनिए जनाब, गुजराल जी की सरकार किस मुद्दे पे गिरी थी कि जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि एलटीटी के जिन उग्रवादियों ने राजीव गांधी जी की हत्या की उनके डीएमके के नेताओं से संबंध है, और तब कहा था कांग्रेस ने डीएमके को यूनाइटेड फ्रंट से हटाओ, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या का मामला है, हमारे लिए भावना की बात है। आज राजीव गांधी जी के प्रति भावना का ज्वार सत्ता के गठबंधन के खुमार में उतर गया। गजब की श्रद्धा है राजीव गांधी जी के नाम पे। उस जमाने में तो कायम सरकार गिरा देंगे, और आज पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। और इतना नहीं, राजीव गांधी जी को छोड़िए, सनातन धर्म को भी गाली गलौज सुनने को तैयार हो रहे हैं। इसलिए मान्यवर, जब बोलिए तो याद कर लीजिए कि आपने उनके साथ क्या किया था और उन्होंने आपके साथ क्या किया था। और चिंता मत करिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं जिस सनातन धर्म के लिए, तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आज ये डेंगू, मलेरिया, कोरोना, HIV, ये सब जो आप लोगों के दिमागों में घुसा हुआ है ना, ये और कुछ नहीं है। ये दो प्रकार के वायरस घुसे हुए हैं, एक 19वीं सेंचुरी का मैकॉले वायरस और एक 20वीं सेंचुरी का मार्क्सिस्ट वायरस। और इन दोनों वायरस को दिमाग से निकालने के लिए 21वीं सेंचुरी की मोदी वैक्सीन चाहिए। ये जो M फैक्टर में आप उलझे हुए हैं, ये दोनों वायरस आपके निकल के ठीक हो जाएंगे। मगर मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, ये राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई या वो जैन कमीशन की रिपोर्ट झूठी हो गई? रवि जी, आपको भी मोदी वैक्सीन चाहिए? देखिए, उस मोदी वैक्सीन की वजह से ही इस देश के अंदर 45 लाख लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो उस वैक्सीन की तो ज्यादा बात मत करिए। और जो बाकी बच गए, मोदी वैक्सीन सिर्फ एक है, और वो है नफरत की वैक्सीन, वो है देश को बांटने की वैक्सीन, वो है देश में दंगा फसाद करवाने की वैक्सीन। सिर्फ एक ही वैक्सीन है भाजपा के पास में, और इसका इलाज अगली 2024 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता कर देगी। वही वैक्सीन आपके साथ इस्तेमाल की जाएगी जो आज आप दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत दूसरे फैला रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास नफरत की वैक्सीन है। 20 सेकंड, देन जॉर्ज कुरियन। व्यर्थ मैं बता रहा हूं, फैक्ट की बात करनी चाहिए। आपने कहा 45 लोगों की मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा अगर कोविड का प्रभाव था तो कहां था? दिल्ली, मुंबई, केरला। इनमें कहीं हमारी सरकार नहीं। दिखाइए डाटा कितना है कोविड से मृत्यु वालों का। आके झूठ में कोई भी डाटा आके बोल जाएंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा है ये, सारे राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो बोलिए ना, राज्य के अंदर में तो मेडिकल भाई चिकित्सा राज्य का विषय है, तो राज्य का ही अस्पताल सर्टिफिकेट देगा ना कि मृत्यु हुई और कोरोना से हुई। फिर जाति पर बगैर उसके ही आपने दे रहे मृत्यु हो गई। आपका काम सिर्फ बांटने का है। जहां से भाग के इस पे आ गए। नहीं, लेकिन ये तो लॉजिकल बात है ना। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हत्याएं, मृत्यु हुई है कोविड के अंदर, तो दिल्ली पंजाब में कितनी मृत्यु हुई?
आंकड़ा देना चाहिए था उनकी राज्य सरकारों के अंदर। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में केरल, जहां सबसे आंकड़ा ज्यादा देना चाहिए था उनकी सरकारों के अंदर। जॉर्ज कुरियन, डीएमके के साथ अब इतना प्रेम क्यों हो गया है? क्योंकि वो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा लव दिखाई दे रहा है डीएमके के साथ अमित जी पूरे अलायंस का। देखिए अमित जी, जहां तक डीएमके का सवाल है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बहुत साफ कर दिया है, उनके सारे मंत्री को साफ बता दिया है कि मीडिया से इस मामले में बिल्कुल भी बयान ना दे, और इस पे एक फुल स्टॉप आ चुका है। जहां तक ये बयान का सवाल है सनातन धर्म को लेकर, मैं घोर शब्दों में इसका निंदा करता हूं। ऐसा वक्तव्य देना नहीं चाहिए था, पहली बात। और तो मैं इस पे फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन और अब भारत के लोकतंत्र और उसके इतिहास की बात कर लेते हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मंगलवार का दिन यानी ट्यूसडे का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि कल भारत की संसदीय प्रक्रिया बैटन रिले रेस की तरह इतिहास से भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी। मंगलवार से हम ऑफिशियली नई संसद में शिफ्ट करने जा रहे हैं। नई संसद 21वीं सदी के नए भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वहां आधुनिकता से लेकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का सही मिश्रण है। तो पुरानी संसद वो इमारत है जिसने भारत को गिरते, संभलते, दर्द में कराहते, खुशी में झूमते भी देखा। इसलिए आज मैं अपनी यंग जनरेशन के लिए यह संवाद करने जा रहा हूं, ताकि वो जब चाहे अपनी विरासत और अपने इतिहास से रूबरू हो सके। 14 अगस्त 1947 आजाद भारत का वो पहला लम्हा था जब इसी संसद ने भारतीयों की नुमाइंदगी शुरू की थी। 14 अगस्त की आधी रात को पंडित नेहरू ने स्ट्रोक्स ऑफ मिडनाइट वाले मशहूर वाक्य के जरिए भारत की आजादी का ऐलान किया। आजादी के बाद सबसे पहले देश को जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली थी वो था संविधान। संसद की यही पुरानी बिल्डिंग हमारे संविधान की शिल्पकारी की गवाह बनी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक यही हुई थी व्यूअर्स। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को वो दिन आया जब देश में संविधान लागू हो गया। साल 1951 वो साल रहा जब देश में पहली पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई। इसी बीच भारत 1948 और 1965 में पाकिस्तान और 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ चुका था। 1969 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इसी साल देश के 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 के बाद 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे बैंक शहरों से गांव, कस्बों तक पहुंच गए। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा के लिए अलग कर दिया। हालांकि इसके बाद भारत के इतिहास का सबसे काला दौर भी आया जब 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। लोकतंत्र को 21 महीने के लिए तिल तिल कर घुटते इसी संसद भवन ने देखा था कांग्रेस के शासन में। 24 जुलाई 1991 का वो दिन आया जिसे भारत के आर्थिक आजादी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार ने देश में खुली अर्थव्यवस्था का रास्ता अपना लिया था। कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दौर की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव उसी दौर में रखी गई। हालांकि इस रिफॉर्म के बावजूद देश में बदलाव की लहर चल रही थी, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि वो लहर इतनी मजबूत नहीं थी कि विपक्ष सत्ता में आ सके। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी पहले 1996 में 13 दिन और फिर 1999 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। 1999 में तो उनकी सरकार महज 1 वोट से गिर गई, लेकिन 1999 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री बने रहे। 1999 में ही भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाई। भारत के वीर जवानों ने कारगिल से पाकिस्तानियों को उल्टे पांव दौड़ा दिया। 2004 में बीजेपी का इंडिया शाइनिंग कैंपेन फ्लॉप रहा और कांग्रेस वाले यूपीए को बहुमत मिल गया और किसी को अंदाजा भी नहीं लगा, एक सरप्राइज एलिमेंट आया। अगले 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए। अमेरिका का भारत सरकार की न्यूक्लियर डील काफी फेमस रही। इसके विरोध में पहले लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया, फिर मनमोहन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने सरकार को बचाया, लेकिन नोट फॉर वोट कांड ने दुनिया भर में भारत की संसद की तस्वीरें वायरल कर दी थी। इसके बाद आता है साल 2014, मोदी का वो दौर। नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही अरसे बाद पूर्ण बहुमत की
गैर कांग्रेसी सरकार का आगमन होता है। संसद की सीढ़ियों में दंडवत प्रणाम करने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में कदम रखा और ऐसा रखा कि 2019 से 2014 के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। बीते 9 साल में एक एक करके वो सारे काम निपटाए जा रहे हैं जो न सिर्फ बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा रहे हैं बल्कि देश हित में भी थे। 2017 में वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लागू हो गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इससे पहले 30 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। वन रैंक वन पेंशन, गरीबों को 10% आरक्षण समेत लिस्ट बड़ी लंबी है। और प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि अब इस अमृत काल में अब और कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।